जय हिंद एवरीवन। मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेल्टा डिफेंस एकेडमी पर। जैसे कि पिछली क्लास में हमने यूनिवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अपनी सारी चीजें बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, कैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, कैसे इस ब्रह्मांड में हम सब लोग आए, कैसे वो सारी थ्योरीज हमने समझी थी। उसका जो नेक्स्ट पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। बट आई होप आप सब लोगों को पहली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप सब लोगों के एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो प्लीज राइट अस ऑन अवर लाइक Instagram और on our Telegram channel और in the comment section below दिस वीडियो। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ हमने कल क्लास को छोड़ा था, उसी जोश के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम यूनिवर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो कल मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूं। बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जस्ट फॉर अ रिविजन। लाइक हमने बात की थी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, हम सब यहाँ आए हैं तो हमारे आने से पहले यूनिवर्स जो बना है, कैसे कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन सी थ्योरी थी लाइक बिग बैंग थ्योरी। फिर हमने सोलर सिस्टम की बात की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस की हमने बात की थी। देन हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं, हमने अपने प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में और जोवियन प्लैनेट्स में। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट दोस्तों हमने कल कर लिया था। आज हम बात जो करने वाले हैं, आज हम अपने जोवियन प्लैनेट्स की करने वाले हैं, यानी कि आज हम अपने आउटर प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आज हमारे बचे हुए लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं, आज हम उनके बारे में समझेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन सी और सोलर जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो हमें देखने को अपने यूनिवर्स के अंदर मिलती है। तो उन सब की भी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ। हम बात करते हैं किसकी? स्वर्ग के देवता की, यानी कि किसकी? जुपिटर की। ठीक है, तो बेसिकली देखो दोस्तों, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का ही लार्जेस्ट प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जुपिटर के बारे में हम बोल रहे हैं तो हम कह सकते हैं इनिशियली अगर हम कहें तो सबसे पहले जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, उन जोवियन प्लैनेट्स का जो पहला प्लैनेट है वो हमारा जुपिटर है। जोवियन का मतलब क्या होता है? जोवियन का मतलब होता है गैसियस प्लैनेट। ठीक है, दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं, वो हमारे मेजरली हीलियम और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं। ऐसा बोला जाता है जुपिटर के बारे में कि ये कहीं मिडवे रुक गया है बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लेनेट। ठीक है, कि अगर इसके पास और थोड़ा सा मास बढ़ जाता, अगर ये और थोड़ा ज्यादा मास जो है वो अटेन कर लेता, तो उस मास के साथ इट कैन बिकेम अ स्टार। लेकिन इसकी जो जर्नी है वो कहीं मिडवे रुक गई है। खैर, आगे की बात करते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात आप लोगों की हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी ये याद करना है कि कौन सा प्लेनेट बड़ा है, कौन सा प्लेनेट छोटा है, तो उसे याद करने का एक और आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या हो सकता है? तो दोस्तों वो तरीका है कि आप लोग याद कर लो कि हर एक प्लेनेट का रोटेशन पीरियड क्या है। ठीक है, जिस प्लेनेट का जितना कम रोटेशन पीरियड होगा उतना ही उसका साइज बड़ा होगा। तो आप देखोगे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने हमारे 8 प्लेनेट्स हैं, उन प्लेनेट्स में सबसे कम रोटेशन पीरियड जो है वो किसका है? जुपिटर का है। विच डिफाइंस कि जितना प्लेनेट बड़ा होगा वो उतनी जल्दी अपनी एक्सिस पर घूम जाएगा। दैट मींस कि जुपिटर हमारा क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। ठीक है, लेकिन वहीं आप देखो कि सन से जितना दूर होगा उसका रिवोल्यूशन पीरियड उतना ही बड़ा होगा, यानी कि उस प्लेनेट के ऊपर उसका 1 साल उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। तो रिवोल्यूशन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 साल जुपिटर अपने रिवोल्यूशन पीरियड में लेता है। 11.9 ईयर्स का इसका रिवोल्यूशन पीरियड है। ओके, आगे बात करते हैं। ये एक गैस जाइंट है। ठीक है, कैसा प्लेनेट है? एक गैस से बना हुआ प्लेनेट है। देयरफॉर डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस। इसके पास क्या नहीं है? सॉलिड सरफेस नहीं है। कंप्लीटली किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस जो हैं, इसके अलावा और बाकी माइनर गैसेस भी हैं, बट मेजरली जो गैसेस इसके हमें मिलती हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, बात कर लेते हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ मून्स की, तो जुपिटर के पास 79 मून्स है। अब देखो भाई, इतना बड़ा है। ठीक है, जब इतना बड़ा ये प्लेनेट है, ठीक है, इतना बड़ा ये प्लेनेट है, तो इसने यूनिवर्स से कहा कि भाई देखो, एक चांद सी महबूबा से तो मेरा काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, मुझे चाहिए बहुत सारी चांद सी महबूबाई। ठीक है, तो इसे यूनिवर्स ने कितनी चांद सी महबूबाई दी? 79 चांद सी महबूबाई इसे दी। ठीक है, इन 79 में से जो 53 हैं उनके नामकरण तो इसे पता है। ठीक है, यानी कि उनके नाम तो इसे पता है कि ऐसे नंबर सेव कर रखे हैं जैसे सबके। ठीक है, तो 53 के तो नाम के साथ इसने नंबर सेव किए हैं। लेकिन जो बचे हुए 26 है ना, जो बची हुई 26 है, ऐसे नंबर सेव कर लिया इसने। उसका मून 1, मून 2, मून 3, मून 4, मून 5। ठीक है, तो
तो बेसिकली अगर कलेक्टिवली मैं बात करता हूं तो इसके अंदर टोटल 79 मून्स हैं। इन 79 मून्स में से जो 53 मून्स हैं उनके नाम जो है मिल चुके हैं, नाम उनके नामकरण कह सकते हैं कि उनका नामकरण का संस्कार जो है वो हो चुका है, लेकिन बचे हुए 26 मून्स का भी नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो इसके मून्स है 79, इन मून्स में से एक गैनीमेडा है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मून है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स में सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है हमारे 8 प्लैनेट्स में, वो सबसे बड़ी कौन सी है, गैनीमेड है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना कि फोबोस और डिमोस मार्स के 2 मून थे। ठीक है, उसमें डिमोस जो था वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट सोलर वो था, सैटेलाइट था हमारे सोलर सिस्टम का। उसी तरह से गैनीमेड क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जुपिटर के पास क्या है, फेंट रिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम सैटर्न के चारों तरफ देखते हैं कि एक रिंग सिस्टम बना है, वैसे ही जुपिटर के चारों तरफ भी क्या है, एक रिंग सिस्टम है, बट ये हमें विजिबल नहीं होता है। जैसे कि आपको इसके स्ट्रक्चर पर भी दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, एक तूफान सा चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि कंटिन्यूअस जो स्टॉर्म है, या बेसिकली हम कह सकते हैं हरिकेन जो है, वो इसके अंदर परमानेंटली चलता रहता है। ओके, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उस एनर्जी से क्या चलता रहता है, यहाँ पर हरिकेन्स चलते रहते हैं। ठीक है, इसे खोजा गया था वोयेजर 1 मिशन के द्वारा। अभी अगर मैं बात करूं कौन सा मिशन एक्टिव है, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जूनो मिशन चल रहा है नार्स का। जूनो मिशन इज एक्टिव ऑन जुपिटर। ठीक है, ये एक्टिव है जुपिटर पर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इस पर लाइफ सपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑन जुपिटर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जुपिटर्स के कई सारे मून ऐसे हैं जिनके पास हमने जिन्हें ऐसा सोचा है कि उनकी क्रस्ट के नीचे ओशंस हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ सपोर्ट जिनके यहाँ पर पॉसिबल एक बार देखने में नजर आता है, बट अभी हम उस मतलब प्रोबेबिलिटी में है, या फिर अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन सब चीजों को देख सके, जाके वहां पे ये सारी चीजों की रिसर्च हम कर सके दोस्तों। ओके, आगे की बात करते हैं। इसे रोमन गॉड ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, रोमन गॉड ऑफ हेवन। देखो ये बेसिकली क्या है, रोमन गॉड ऑफ हेवन या फिर रोमन गॉड ऑफ किंग्स इसे बोलते हैं, गॉड ऑफ किंग्स। ठीक है, देखो हमारे प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। ठीक है, जब जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे प्लैनेट्स के अंदर, दैट्स वाई इसे क्या बोला है, किंग ऑफ किंग्स या फिर गॉड ऑफ किंग्स के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की दोस्तों, तो इसकी डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब तक जब हमने डेंसिटी पढ़ी है, अगर आप देखोगे डेंसिटी तो हमारी 5.4, 5.2, 5.3 या फिर 3.9 थी डेंसिटी, लेकिन अब जो डेंसिटी है हम क्या देख रहे हैं, 1.3। दिस शोज कि इसके पास सारा का सारा चीजें क्या है, वो गैसियस फॉर्म में है, तभी तो इसकी डेंसिटी इतनी कम है। ठीक है, डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म है, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी दोस्तों कैसी है, कम है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को जुपिटर अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसे जो भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, जुपिटर से आगे बात करते हैं, सैटर्न की आज हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, जुपिटर के बाद अगर दूसरा जो हमारा जोवियन प्लेनेट आता है उसका नाम है सैटर्न। ठीक है, दूसरा हमारा जो जोवियन प्लेनेट है उसका नाम क्या है दोस्तों, सैटर्न है। इसके चारों तरफ आपको एक रिंग सिस्टम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो डेब्रिस का एक रिंग सिस्टम है जो इसके चारों तरफ परमानेंटली चलता रहता है। ठीक है, ये डेब्रिस का जो रिंग सिस्टम है हमेशा इसके चारों तरफ ये घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन इसकी जो इच्छाएं है ना वो पहले लार्जेस्ट से भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसकी जो इच्छाएं हैं वो जुपिटर से भी ज्यादा बड़ी है। जुपिटर ने कहा था कि चांद सी महबूबा बहुत सारी हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा है। तो इसने क्या सोचा है, इसने यूनिवर्स से कहा, दी सीक्रेट में बोलता है ना, रोंडा बर्न कहता है कि चांद सी महबूबा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि भाई जुपिटर से ज्यादा हो चांद मेरे, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, तो जुपिटर के 79 मून्स है, वहीं हमारे सैटर्न के कितने मून्स है दोस्तों, 82 मून्स है। इन्हीं 82 मून्स में से इसका लार्जेस्ट मून है जिसे बोलते हैं टाइटन, और टाइटन हमारे सोलर सिस्टम की सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, आगे बात करते हैं। अब इसका रोटेशन पीरियड देख लेते हैं। देखो इसका रोटेशन पीरियड है 10 घंटे 39 मिनट का, और रिवोल्यूशन पीरियड है लगभग 29.5 साल का। ठीक है, लगभग 30 साल में जब हमारी अर्थ पर लगभग 29.5 साल पूरे होते हैं, तब सैटर्न के ऊपर इसका 1 साल कंप्लीट होता है। ओके, सबसे स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम जो है वो हमारे सैटर्न के चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। 7 रिंग्स का एक सिस्टम है जो बने किससे हैं, डेब्रिस से। स्पेस डेब्रिस का 7 रिंग का एक सिस्टम है जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, गैसेस एंड डेब्रिस। ठीक है,
इसकी डेंसिटी जो है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मिनिमम डेंसिटी है किसी भी प्लेनेट की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच प्लेनेट हैज द मिनिमम डेंसिटी, देन इट इज सैटर्न। मिनिमम डेंसिटी किस प्लेनेट की है? सैटर्न हैज द मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कृषि का देवता इसे बोला जाता है। ओके, तो इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो अगर स्पेस मिशंस की बात करूं तो काफी सारे स्पेस मिशंस इसके लिए गए थे। विलियम हर्शल ने इसकी, जैसे मतलब बेसिकली स्पेस मिशंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखो कसीनी एक इंपॉर्टेंट हमारा स्पेस मिशन था जो किसके ऊपर गया हुआ है? सैटर्न के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अभी भी हम आगे की बात कर रहे हैं, आगे हम काफी सारे स्पेस मिशन जो हैं वो प्लान करेंगे इसके लिए। आई होप इन फ्यूचर हम देखने को मिल सकता है कि काफी सारे स्पेस मिशन जो है सैटर्न की तरफ भी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। ठीक है, आज देखो हम सारा का सारा सौरमंडल घूम देंगे। ठीक है, आज हम सौरमंडल की सारी डिस्कवरीज जो हैं वो देख लेंगे, क्या क्या हमारे सौरमंडल में है और इसके आसपास क्या क्या है, वो सारी चीजें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेनेट के साथ। अगला हमारा है जोविन प्लेनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। देखो जितना हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बाहर आई बेट यू कि एक भी क्वेश्चन आपका एनडीएमए से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर ये 4 लाइनें भी आपने ठीक से पढ़ ली, ठीक है, तो आपको इसके अलावा कभी भी किसी बुक की या किसी भी अलग चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका पूरा का पूरा एनडीए का जो सिलेबस है यूनिवर्स से रिलेटेड, वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनडीए एज वेल एज सीडीएस। ओके, तो आपके डिफेंस एग्जाम चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट हो, आपकी तीनों चीजें यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, यूरेनस की बात करते हैं दोस्तों। इसे सर विलियम हर्शल ने 1781 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये 7th प्लेनेट है सन से। ठीक है, सन से अगर हम इसके नंबर देखते हैं तो 7वें नंबर पर जो प्लेनेट है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा यूरेनस है। ठीक है, इसका रोटेशन पीरियड देखिए आप 17 आवर 14 मिनट्स का है, और रिवोल्यूशन पीरियड क्या है इसका? 84 ईयर्स का है। ठीक है, सन से जितनी दूर हो रहा है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है? इसका रिवोल्यूशन पीरियड भी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो बाकी प्लेनेट से उल्टे चलते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना के कल बताया था कि नॉर्मली प्लेनेट कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी? इन भाई साहब की। ठीक है, यूरेनस भाई साहब की, यूरेनस, और इनके साथ इनके एक मित्र है, परम मित्र, जिनका इन्होंने नाम रखा है वीनस। ये कहते हैं कि ऐसा है, दुनिया अगर ऐसे चल रही है तो हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ठीक है, तो अपना रास्ता इन्होंने खुद बनाया, और इन्होंने किस तरह से मूवमेंट दिखाया? इन्होंने ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट दिखाया। ठीक है, यानी कि बाकी सारे प्लैनेट्स हमारे कैसे घूमते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये दोनों भाई साहब घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और खूबी है, इसे हमारे सोलर सिस्टम का लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं। जैसे आप सभी लोग अभी लेट कर अपना बेड पर आराम से इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या कर रहा है? सोलर सिस्टम में आराम से लेट कर अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, और साथ साथ सन के चारों तरफ घूम रहा है। कह रहा है देखो भाई, सूर्य देवता मैं आपको मानता हूं, ठीक है, सब लोग आपको जल देते हैं, मैं भी आपको मानता हूं, बट दिक्कत ये है कि भाई मैं आपके सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता हूं। ठीक है, मैं जो आपके चक्कर काटूंगा, मैं लेट के चक्कर काटूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? लाइंग प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारी अर्थ की हम बात करते हैं ना, अर्थ हैज अ टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का टिल्ट है अर्थ का, उसी तरह से ये लगभग अपनी एक्सिस पर 85 डिग्री के टिल्ट के आसपास है। ठीक है, लगभग 85 डिग्री अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसे लाइंग प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। यूरेनस को आइस जाइंट भी बोलते हैं। इट हैज एन एटमॉस्फेयर व्हिच इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन। ठीक है, इसके जो पूरा का पूरा जो इसका एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। ठीक है, इसके पास भी सॉलिड सरफेस नहीं है, ऑल्दो इट इज एन आइस जाइंट। आइस जाइंट क्यों है? आइस जाइंट इसलिए है भाई कि सन से बहुत दूर है, तो सनरेज इसके ऊपर जो है उस इंटेंसिटी के पास जाती नहीं है, तो इसका टेम्परेचर कैसा रहता है? बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? यहाँ पर ये जम गया है। ठीक है, इसे देखो लाइंग प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, और वीनस की तरह कौन सी डायरेक्शन में घूमता है? रेट्रोग्रेड। आपसे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है? कौन सा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है? ठीक है, यू शुड नो। कौन सा प्लेनेट है जो काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं? यू शुड नो। कौन से प्लेनेट्स है जो प्रोग्रेड घूमते हैं? जो हमारे वेस्ट टू ईस्ट वाले हैं, दीज आर प्रोग्रेड। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड। तो वीनस और यूरेनस हमारे कैसे घूमते हैं? इन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। ओके,
आगे की बात करते हैं, इसकी जो डेंसिटी है वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जुपिटर के बिल्कुल एक जैसी और जुपिटर के समान ही इसकी क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसे रोमन गॉड ऑफ स्काई, देखो नीला, तो रोमन गॉड ऑफ स्काई क्या याद रखना है इसे, रोमन गॉड ऑफ स्काई के नाम से इसे याद रखना है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना भी हमने इसमें लिखा है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यूरेनस से आगे बढ़ेंगे, हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक चीजें ठीक जा रही होंगी, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए, जब भी आप क्लास करते हैं तो प्लीज दिस इज अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग ना एक पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठिए। ठीक है, अब जब आप नोट्स लिखेंगे अपने हाथ से तो वो आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसकी हम बात करते हैं। इन भाई साहब का नाम है नेपट्यून। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है नेपट्यून। ये 8 और फारदेस्ट और लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। ठीक है, ऑल दो अभी ना नासा ने बताया कि मिस्टर एक्स नाम के ऊपर नए प्लैनेट उन्होंने ढूंढा है, बट फाइनली अभी उसे इंक्लूड नहीं किया गया हमारे सिलेबस में। तो हम देखेंगे कि कब से यूपीएससी उसे बढ़ाने वाली है या कब से उसका फाइनल ये बताने वाले हैं नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज मिलकर, बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, कि भाई ये प्लैनेट है या नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें अभी उस पर चल रही है। ओके, खैर आगे की बात करते हैं। जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जॉन गैले, उन्होंने इसकी खोज की है। रोटेशन पीरियड 16 घंटे 6 मिनट, रिवॉल्यूशन पीरियड 165 साल। सबसे ज्यादा टाइम जो लगाता है रिवॉल्यूशन में वो कौन लगाता है, नेपट्यून लगाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसका एटमॉस्फेयर भी मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर ही बनाया है, सिमिलर टू एज यूरेनस। ओके, देखिए दोस्तों, इसके पास 14 मून्स है। ठीक है, कितने मून्स है इसके पास, 14 मून्स है। और इनके जो मून्स है उनके नाम कई सारे सीज और जो बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी की जो टर्म्स है उनके ऊपर इनका नाम पड़ा है। ओके, आगे की बात करते हैं। इसके पास 6 रिंग है, सैटर्न के पास 7 है, तो इसने कहा भाई 7 तो नहीं पर 6 तो मेरे पास भी है। ठीक है, तो 6 रिंग ये भी ले आया, इसने भी कहा 6 रिंग आ जाओ। ठीक है, वोयेजर सेकंड वोयेजर सेकंड इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू हैव विजिटेड नेपट्यून। ये अकेला ऐसा हमारा स्पेसक्राफ्ट है जो नेपट्यून तक पहुंचा है। ठीक है, एज वी नो नेपट्यून ऑल्सो कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। ठीक है, इसकी डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसे रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कौन सा था, हमारा सैटर्न था। ओके, क्या जानते हैं हम, रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी नेपट्यून से हमें रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है अलग। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और कौन कौन सी सेलेशियल बॉडीज है जिनके बारे में हमें जानकारी जरूरी है और जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, पृथ्वी की इकलौती महबूबा चांद। ठीक है, जिस चांद के ऊपर पूरा झगड़ा है। ओके, मून की बात करते हैं। देखो मून की बात जब हम करते हैं तो मून जो है ये अर्थ की इकलौती सैटेलाइट है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की इकलौती सैटेलाइट कौन है, वो मून है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम चंद्रमा या मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्बिट करता है अर्थ के चारों तरफ। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी तरह जो सैटेलाइट होती है वो एक प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो मून भी वैसे ही अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और ये लगभग 27.32 अर्थ डेज में रिवॉल्व करता है। लगभग 28 दिनों में अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, मून भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और माना जाता है कि मून की जो ऑर्बिटिंग स्पीड है, मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेशनल स्पीड है, वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड के लगभग सेम है। दैट्स व्हाई हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, जिसे जो कितनी दिखाई देती है, ओनली 59% ऑफ मून्स साइड इज विजिबल टू अस। सिर्फ और सिर्फ 59% जो इसकी साइड है वही हमें विजिबल होती है मून की। ओके, आगे देखो बात करते हैं, क्योंकि सेम वही एक सेम साइड है मून की जो हमेशा हमें विजिबल होती है। इसकी जो बैक साइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्क साइड, इसकी बैक साइड को हम क्या बोलते हैं, डार्क साइड ऑफ मून। ठीक है, डार्क साइड ऑफ मून जो है वो कभी भी विजिबल में नहीं होती है। ठीक है, देखो इसी डार्क साइड पर एक पड़ता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इंपॉर्टेंट थिंग, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो दोस्तों ये जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ना, यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले कदम जो रखा था वो कहां रखा था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर रखा था। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां है, मून के ऊपर है। ठीक है, कब रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम मून के ऊपर, जुलाई 1669।
ठीक है। 1669 16 जुलाई को पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून के ऊपर पैर रखा। जिस जगह पर पैर रखा उस जगह को हम क्या जानते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। वो किधर है, मून की डार्क साइड पर, जो हमें कभी भी विजिबल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये एक रॉकी सॉलिड सरफेस है जिसका जो इट्स सरफेस क्रेटर्ड एंड पिटेड फ्रॉम इंपैक्ट्स। ठीक है, जिसकी जो सरफेस है उसके ऊपर काफी सारे गड्ढे हैं, क्रेटर्स जो हैं, जो हम देखते हैं ना चांद के ऊपर जो हमें दाग दिखाई देते हैं, बेसिकली वो दाग नहीं है, वो चांद के ऊपर कहीं माउंटेन्स है तो कहीं पर वहां पर क्या है, आपके गड्ढे हैं। बेसिकली हमारा जो चांद है उसकी अपनी लाइट नहीं होती, ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, ये जो सूर्य की रोशनी होती है उसे ही रिफ्लेक्ट बैक करता है, जो हमें इसकी ब्राइट साइड पर दिखाई देती है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसकी ब्राइट साइड दिखाई देती है, और जो इसकी ब्राइट साइड दिखाई देती है वो कितनी हमें दिखाई देती है, हमेशा 59% ऑफ मून इज ओनली विजिबल टू अस। ठीक है, इससे ज्यादा हमें मून कभी भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और वही इसकी एक परमानेंट साइड है जो हमेशा हमें इसकी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका बहुत ही मतलब थिन और टीनस जो इसका वीक एटमॉस्फेयर है मून का। ओके दोस्तों, मोर देन 100 स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून के ऊपर लॉन्च किए जा सके हैं और किए जा चुके हैं, और लगभग 12 ह्यूमन बींग्स अब तक मून के ऊपर चल चुके हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी एक रिसेंट 2022 मार्च 2022 अभी एक नासा का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्टेमिस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्टेमिस 1 किसका है, नासा का। तो नासा अभी अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है मून के लिए, क्या नाम है, अर्टेमिस 1। ठीक है, अर्टेमिस 1 इज अ सैटेलाइट फ्रॉम नासा, जो कब जाने वाली है, ये जाने वाली है आपकी मार्च 2022 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसे कहां पर स्टैब्लिश करेगा, इट विल बी स्टैब्लिश्ड इन लैग्रांज पॉइंट। अब ये जो लैग्रांज पॉइंट है ये क्या होता है, देखो दोस्तों, इसे समझने के लिए ऐसे समझो, देखो दो हमारी मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, साथ साथ अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, लेकिन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों के ग्रेविटेशनल पुल अपने एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल को जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो जहां पर दोनों जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका ग्रेविटेशनल पुल जिस पॉइंट पर जीरो हो जाता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको लैग्रांज पॉइंट समझ आ गया होगा। ये काफी न्यूज में रहा है, अर्टेमिस 1 भी काफी न्यूज में रहा है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू रिमेंबर कि अर्टेमिस 1 इज अ सैटेलाइट व्हिच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड फॉर द मून बाय नासा इन मार्च 2022। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं प्लीज ट्राई टू राइट इट डाउन। ठीक है, आप सब लोग इसे लिखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मून से आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो हमारे एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, हम एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे। ठीक, देखो एस्ट्रॉइड्स जो है बेसिकली ये हमारे जो प्लैनेट्स के मटेरियल्स हैं, डेब्रिस जो है, रॉकी मटेरियल, आयरनी मटेरियल जो हमारे एटमॉस्फेयर में इरेगुलर शेप में जो घूम रहे हैं, जो प्लैनेट से काफी छोटे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेसिकली देखो हमारे एटमॉस्फेयर में दो जगह मेजरली मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो जगह है, एक तो हमारी पहली है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, पहली कौन सी हमारी, एस्ट्रॉइड बेल्ट। हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां मिलती है, ये हमारी मार्स एंड जुपिटर के बीच मिलती है। तो पहली एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी कहां मिलती है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, उसके बाद एक है हमारी क्यूपर बेल्ट, इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे एस्ट्रॉइड मिलते हैं, और सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड जो हमारे मिलते हैं कहां मिलते हैं, इन क्यूपर बेल्ट। और क्यूपर बेल्ट कहां है, हमारी बियॉन्ड नेपट्यून। नेपट्यून के बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। तो ये दोनों बेल्ट आपको याद रखनी है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है हमारी वो कहां पर है, और क्यूपर बेल्ट जो है हमारी वो कहां पर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्ट्रॉइड्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, या हमारे यूनिवर्स या हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड, तो वो कहां पर है, क्यूपर बेल्ट में। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सॉलिड रॉकी और इरेगुलर बॉडीज होती हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ ही घूम रहे हैं ये भी। ठीक है, माइनर प्लैनेट्स भी कई बार बोल दिया जाता है। ओके, ये आपकी देख रहे हो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है हमारी कहां है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ओके, आगे बात करते हैं। 150 एस्ट्रॉइड जो है ऐसे हैं जिनका कोई स्मॉल कंपेनियन मून भी हमें देखने को मिला है। सम हैव 2 मून्स आल्सो। ठीक है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड टू बी डिस्कवर्ड इज सीरस, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड था, जिसे सबसे ज्यादा मतलब बेसिकली सबसे बड़ा जो हमारा एस्ट्रॉइड है जो हमारा खोजा गया उसका नाम क्या है, सीरस है। ठीक है, पत्थर के टुकड़े इरेगुलर किसी भी शेप में हो सकते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सोलर सिस्टम में, सॉरी नॉट इन अवर एटमॉस्फेयर, ओनली इन अवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं। ठीक है,
दोस्तों आगे चलते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है, कि हमारा मोरल आप रखने के लिए आप प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एज वेल एज शेयर दिस वीडियो। इट कैन बी लाइक वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप और आपके दोस्त जो आपके डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप उन सब लोगों को भी इसे भेजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इससे हमारा भी देखो थोड़ा मोरल अप होता है, फिर हम भी और ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए नई नई चीजें लेके आने की कोशिश करेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर हूँ कि आप लोगों के लिए कई सारे नेक्स्ट सीरीज जो है जो आपकी क्वेश्चंस के साथ आपकी हेल्प की जा सके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीजों को लेकर आया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं देखो मीटियोर्स की। देखो दोस्तों, जो हमारे मीटियोर्स हैं इन्हें बेसिकली मैं 3 नामों से बोलूंगा, मीटेराइट्स, मीटियोर एंड मीटेराइट। कौन सा क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। जो मतलब बेसिकली शुरुआत जो करते हैं, बात करते हैं मीटेराइट से। किससे शुरुआत करते हैं? मीटेराइट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे हमारे सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो इरेगुलर शेप की है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पत्थर घूम रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पत्थर घूम रहे हैं, स्टोन या आयरन और आयरन, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मीटेराइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मीटेराइट्स जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें हम मीटियोर्स बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए मीटियोर और शूटिंग स्टार, वो है ना, टूटता हुआ तारा टूटता हुआ आ रहा है, आंख बंद करी, विश मांग ली, भगवान एनडीए में ऑफिसर बन जाऊं, विश पूरी हो गई, किताब अलग रख दी, ठीक है। तो टूटता हुआ तारा जो होता है वो बस एक मीटियोर होता है, वो आपकी कोई विश पूरी नहीं कराता है, ठीक है। तो वो टूटता हुआ तारा जो शूटिंग स्टार हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? एक मीटियोर होता है। वो भी कैसे दिखाई देता है? बेसिकली देखो ऐसा होता है कि जब एक मीटियोर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो आयनोस्फेयर है, तो उसके अंदर जो हमारे आयंस होते हैं उनके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उस पर आग लग जाती है। तो जब वो आग लगती है तो हमें ऐसे नजर आता है जैसे कि एक टूटता हुआ तारा नीचे गिर रहा है, और हम पागलों की तरह अपनी आंखें बंद करके उससे मांग लेते हैं, हे भगवान बस अब करवा दे, इस बार करवा दे, ठीक है, इस बार एसएसबी क्लियर करवा दे, इस बार रिटर्न निकलवा दे। तो भाई किताब रख देते हैं अलग कि अब तो तारा जो है वो अपना काम कर देगा, हमने तो अपना काम आंख बंद करके तारे से अपनी इच्छा मांगने की थी वो हमने कर दिया, ठीक है। तो इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, मेहनत थोड़ी यहाँ करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ की मेहनत पर आते हैं, ठीक है। तो जो टूटता हुआ तारा होता है उसके अंदर आग लगती है, तो उससे क्या होता है? जब वो आग लगती है तो वो उसे पूरी आग जो है उसे राख में बदल देती है, ताकि जब अगर वो अर्थ तक उसका कोई डेब्रिस पहुंच रहा है तो अर्थ को ज्यादा नुकसान न दे, ओके। खैर आगे बात करते हैं। देखो तो मीटियोराइट्स, मीटियोर और मीटियोराइट, तो हमारे जो आउटर स्पेस में उन्हें क्या बोलते हैं? मीटियोराइट बोलते हैं। आउटर स्पेस में जो हमारे रॉकी डेब्रिस है उसे हम क्या बोलते हैं? मीटियोराइट बोलते हैं। वही जब आउटर स्पेस से हमारे सरफेस के अंदर एंटर करता है तो उसे हम मीटियोर बोल देते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये एंटर करेगा, किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये करेगा तो उसे मीटियोर बोलेंगे, ठीक है। तो जब ये एंटर किया, इसमें आग लगी, आग लगने से जल गया, तो होता ये है कि 99% चांसेस ये होते हैं कि पूरी तरह से राख हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई मीटियोरॉइड का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो पूरी तरह नहीं जल पाता है। तो जब वो पूरी तरह नहीं जल पाता है तो उसका कुछ छोटे मोटे पीस जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना उल्का पिंड गिर गया, ठीक है। जैसे कि एक हमारा जुरासिक वर्ल्ड में गिरा था, जुरासिक टाइम पर गिरा था, जिसने पूरे के पूरे डायनासोर जो है ना वो खत्म कर दिए थे। तो उसी तरह के अगर वो हमारी अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? मीटियोराइट नाम उन्हें हम दे देते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज है, एक ही आदमी है जिसके 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। 3 अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, ओके। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो एक बार आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अगली चीज देखेंगे अपने एटमॉस्फेयर की। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, लास्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज बट नॉट द लिस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। हम बात करते हैं किसकी? अब कॉमेट्स की, ठीक है। बेसिकली देखो कॉमेट्स क्या है, हमारे आउटर स्पेस के अंदर क्या घूम रहे हैं? उल्का हमारी वो घूम रहे हैं स्टोन बेसिकली, और बेटर टू से दीज आर आइस बॉल्स, ठीक है। हमारा जो आउटर स्पेस है, ये हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर कुछ क्या घूमते हैं? आइस बॉल्स घूमते हैं, ठीक है। जब वो आइस बॉल्स हमारे सन के आसपास से गुजरते हैं तो सन का जब टेम्परेचर उनके ऊपर पड़ता है तो वो आइस उनका पिघलना शुरू हो जाता है। तो जब उनका वो आइस पिघलना शुरू होता है तो वो उनका मूवमेंट आगे है, आइस पिघल के वो पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो आइस डेब्रिस के साथ ही क्या बना लेता है? अपनी एक टेल जो है, जो सेवरल ऑफ थाउजेंड मतलब लाइक थाउजेंड ऑफ माइल्स जो किलोमीटर लंबी हो सकती है, ऐसी एक टेल उनके अंदर जनरेट कर देता है। तो ये जो आइस बॉल्स हमारे आउटर स्पेस में घूम रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं। और जब ये कॉमेट्स सन के आसपास से गुजरते हैं, then a tail is generated in all those
कॉमेट्स, ठीक है। इसी तरह का एक कॉमेट है जो हर एक 75 साल में हमारी अर्थ के पास से गुजरता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेली कॉमेट के नाम से जानते हैं। लास्ट टाइम जो आया था मतलब नेक्स्ट टाइम जो आएगा 2061 में आएगा, ठीक है, यानी कि हर 75 साल के बाद ये हमारे अर्थ से हमें दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे इनकी एक टेल जो होती है वो जनरेट होती है, क्योंकि आइस बॉल से जब सन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलने शुरू होते हैं और इनके पीछे एक टेल जो है वो जनरेट हो जाती है। जब ये सन से दूर चले जाते हैं तो वापस से दे गोट फ्रीज, ठीक है, तो इनकी टेल फिर से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज थी, ये हमारा यूनिवर्स था। जितना भी आपके एनडीए, सीडीएस एज वेल एफकेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस यूनिवर्स के टॉपिक में कवर किए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम वो इसी तरह से इसी तर्ज पर लेकर आएंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन ना रुके, ठीक है। लाइक मैं आपको सन पढ़ाने वाला हूँ, फिजिकल फिनोमेना पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स है मैं वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सब कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ करके करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग साथ देंगे तो सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ करंट अफेयर सीरीज ऑल्सो फॉर यू गाइस, ठीक है। करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जिस करंट अफेयर सीरीज में से आई बैट की एक भी क्वेश्चन, आई होप कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में उस करंट अफेयर सीरीज से बाहर ना जाए। ओके, खैर उम्मीद करता हूं मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जोश के साथ आप अपने काम करते रहेंगे, हम भी जोश के साथ आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। साथ साथ ही आपको लिंक में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल्स भी है जहां पर हम क्वेश्चन क्विज वगैरह डालते रहते हैं, तो आप वहां पर भी आकर अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने ये सारे नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां से पीडीएफ में नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, थैंक यू।